आपको प्रैक्टिस करते करते याद हो जाता है तो पढ़ने में और मजा देता है। अगर याद नहीं रहता है तो वो बोरियत लगता है, इसलिए उसको प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। यदि आप प्रैक्टिस करिएगा तो ये जिंदगी में कभी नहीं भूलिएगा। और क्वेश्चन बैंक में झांकिएगा, ये हर साल हमेशा क्वेश्चन पूछा हुआ है, याद रखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है यार फिजिक्स क्लासेस में। आज हम लोग बात करेंगे सब्जेक्टिव प्रैक्टिस सेट का, जो क्लास 12 के बोर्ड में ये एग्जाम में आने वाला है। और सभी भी आए, हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन की बात करेंगे और कुछ इसमें ऐसे भी क्वेश्चन मिलेंगे जो ऑब्जेक्टिव के रूप में आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का ये टॉपिक जो है वो सब्जेक्टिव, जो कि क्लास 12 के बोर्ड में आएगा। तो हम लोग इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम लोग एक पॉजिटिव थॉट की बात करते हैं। अच्छे काम की शुरुआत के लिए कोई भी समय बुरा नहीं है। अच्छे काम की शुरुआत की मतलब, अगर आपको बोर्ड की प्रिपरेशन करनी है तो उसके लिए कोई समय ये नहीं है कि हमको इसी समय से तैयारी करना है। आज ही अभी से ही क्लास 12 की तैयारी के लिए लग जाइए, ईमानदारी से तैयारी करिए ताकि आपको अपने एग्जाम में 100% मार्क्स आए। तो चलिए, जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इस वीडियो से लाभ मिले। तो चलिए हम लोग आज के क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं। सबसे फर्स्ट ये देखिए, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा का सूत्र क्या होगा? कोई बताएगा बाबू? बताइए। U बराबर है cos 1 थीटा माइनस U बराबर मतलब कि cos 2 वैसे थीटा। देखिए, स्थिति ऊर्जा का सूत्र जो होता है वो E होता है mv cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2 हम कहेंगे। याद रखिएगा, U होता है mv cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। ये स्थिति ऊर्जा का सूत्र होता है। इस सूत्र से हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव को सॉल्व कर लेते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द्विध्रुव की को अस्थायी संतुलन की स्थिति में 180 डिग्री से घुमा दिया जाए तो स्थिति ऊर्जा क्या होगा? अगर 180 क्या होगा बाबू? U बराबर mv। क्यों होगा? देखिए, 180 डिग्री पे घुमाते हैं, इसका मतलब यह है कि थीटा 1 और थीटा 2 का वैल्यू होना चाहिए। यहाँ पे देखिए, थीटा 2 और थीटा 2 1 का वैल्यू होना चाहिए, क्योंकि U जो होता है वो हमेशा माइनस mv और cos थीटा होता है। क्या होता है? माइनस mv cos थीटा। अगर चूंकि स्थिति ऊर्जा जो होती है वो नेगेटिव में ज्यादातर आएगी, नेगेटिव ही होती है। और u का cos थीटा का वैल्यू अगर 180 डिग्री रखते हैं तो cos 180 का वैल्यू कितना होता है? -1, तो माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, इसलिए हमारा u जो होगा u mv हो जाएगा। याद रखिएगा, अगर किसी भी कण को अगर 180 डिग्री पे घुमाते हैं तो स्थिति ऊर्जा का सूत्र जो होगा वो U mv होगा। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चुंबकीय द्विध्रुव के कारण इसकी अच्छी स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा? क्या होगा? देखिए, ये ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे ये फॉर्मूला हम लोग पढ़ रहे हैं कि चुंबकीय द्विध्रुव के कारण इसकी अच्छी स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र, उसी तरह से विद्युतीय द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र भी पूछा जा सकता है। तो हम लोग क्या कहेंगे बाबू? V बराबर μ0/4 पाई × 2m/r3। लेकिन अगर हमें इस चुंबक के जगह पर विद्युत कर देगा तो क्या हम जवाब देंगे बाबू? E = 1/4 पाई epsilon 0 2p/r। याद रखिएगा ना, ये अच्छी स्थिति में ये विद्युतीय द्विध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। ये अच्छी स्थिति में ना द्विध्रुव के कारण क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और ये विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता है द्विध्रुव के कारण। यहाँ पे द्विध्रुव हमारा जो है वो P है, यहाँ पे द्विध्रुव जो होता है वो M है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
चुंबकीय द्विध्रुव के कारण इसके निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होगा? क्या कहेंगे? B बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई इनटू n बाई r3। लेकिन अगर कह देगा चुंबक के जगह पर विद्युत द्विध्रुव के कारण इसकी निरक्षीय स्थिति में क्या भाव हो जाएगा? इक्वेटोरियल ना 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू n बाई r3। याद रखिएगा ये फॉर्मूला, ये विद्युतीय द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में है और ये विद्युत द्विध्रुव के कारण ये हमारा क्या है? अक्षीय क्षेत्र में है ना, और ये हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ना, और ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। याद रखिएगा दोनों का फॉर्मूला, कभी ये 2 नंबर में पूछ देता है कि दोनों का फॉर्मूला लिखिए, तो हम ये लिख लेंगे। विद्युत क्षेत्र में पूछेगा तो विद्युत क्षेत्र में, अगर चुंबकीय क्षेत्र में पूछेगा तो चुंबकीय क्षेत्र में लिख देंगे। इस तरह से आप जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए, और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किसे कहते हैं? कोई बताएगा बाबू? हाँ बताइए। बहुत बढ़िया, बताइए। बहुत बढ़िया, ध्यान से समझिएगा। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, देखिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखाएं, याद रखिएगा चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखाएं दोनों की परिभाषा सेम है, लेकिन थोड़ी सी अंतर है कि अगर चुंबक की बात करेंगे तो कहेंगे वे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती है वे काल्पनिक रेखाएं होती है जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को अविरत प्रदर्शित करती है। अविरत का मतलब होता है लगातार। उसी तरह से विद्युत क्षेत्र की रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो विद्युत क्षेत्र की दिशा को अविरत प्रदर्शित करती हैं। दोनों में थोड़ा सा अंतर है कि अगर हम विद्युत क्षेत्र की बात करेंगे तो हम सिर्फ वहां पर विद्युत क्षेत्र की बात कर देते हैं। अगर चुंबकीय क्षेत्र की बात अगर करेंगे, चुंबकीय बल रेखाएं की बात करेंगे तो वहां पर चुंबकीय क्षेत्र की बात करेंगे। देखिए परिभाषा हम लिख सकते हैं, किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को क्या करती है? अविरत प्रदर्शित करती है। अगर हम चुंबक की जगह पर विद्युत कर देते हैं तो विद्युत बल रेखाएं हो जाती हैं, विद्युत बल रेखाएं की परिभाषा हो जाएगी। याद रखिएगा चुंबक और विद्युत क्षेत्र, अगर बच्चा अगर खाली एक भी टॉपिक बढ़िया से पढ़ ले, अगर विद्युतीय क्षेत्र पढ़ लेगा तो चुंबकीय क्षेत्र उसका कवर हो जाएगा, अगर चुंबकीय क्षेत्र अगर पढ़ लेगा तो विद्युतीय क्षेत्र कवर हो जाएगा। याद रखिएगा। तो हम दोनों आपको बताते चलेंगे, ध्यान से समझिए। चुंबकीय क्षेत्र रेखा के गुण बताइए, जैसे हम विद्युत क्षेत्र रेखा के गुण बताए थे उसी तरह से चुंबकीय क्षेत्र रेखा के गुण है। बताइए बाबू। बहुत बढ़िया, ध्यान से आप बताइए। बहुत बढ़िया, ध्यान से समझिएगा। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं के जो गुण होते हैं 2 नंबर में एग्जाम में पूछा जाता है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा के गुण लिखिए, या फिर कह देगा विद्युतीय बल रेखा के गुण लिखिए। तो दोनों का गुण सेम है, बशर्ते कि बस क्या करना है कि जहां पे चुंबक है वहां पे चुंबकीय लिखेंगे क्षेत्र, जहां पे विद्युत है विद्युतीय क्षेत्र लिख लेते हैं। ये याद रखिए। गुण 2 गुण बताएंगे। चुंबकीय बल रेखाएं सदैव उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती है, और दूसरा जो होता है चुंबक के ध्रुवों के समीप जो होती है चुंबकीय तीव्रता प्रबल होती है, जबकि दूर जो होती है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता दुर्बल होती है। ये आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती हैं? कोई बात हाँ बताइए। यदि हम एक दूसरे को काटते हैं तो निकालने में दो दिशाएं में असंभव। बहुत बढ़िया, ध्यान से समझिएगा। जिस तरह से चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काट सकती हैं, उसी तरह से विद्युतीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काट सकती हैं। यदि वे काटेंगी तो उनके कटान बिंदु पर 2 स्पर्श रेखाएं हो जाएंगी जो कि 2 दिशाएं को प्रदर्शित करती है, जो कि असंभव है। हम इस चीज को लिख लेते हैं।
याद रखिएगा, चुंबक के जगह पे विद्युत भी कह सकता है कि विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती, तो सेम परिभाषा लिख देते हैं, चुंबक की जगह पे विद्युत बल कर देंगे, बाकी ये सेम जो कहते हैं लिख देते हैं। चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, यदि वे काटेंगी तो बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, अर्थात उस बिंदु पर दो चुंबकीय क्षेत्र की दिशाएं होंगी जो कि असंभव है। किसी भी बिंदु पर एक ही क्षेत्र की दिशा होंगी, दो कभी नहीं हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, चुंबकीय फ्लक्स किसे कहते हैं? कोई बताए? हाँ बताइए। चुंबकीय क्षेत्र से गुजरने वाले चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। बहुत बढ़िया, और कोई बताएं, बोलिए। किसी चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र में किसी कार्य से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। बैठिए, आप बताइए। किसी चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाओं के लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं को चुंबकीय फ्लक्स। बहुत बढ़िया, ध्यान से समझिएगा। कभी आपके एग्जाम में चुंबकीय फ्लक्स पूछ सकता है 2 नंबर में, कभी आपके एग्जाम में चुंबक के जगह पे विद्युतीय फ्लक्स भी पूछ सकता है। दोनों का डेफिनेशन सेम है, थोड़ी सी खाली आप दिमाग लगाइएगा, परिभाषा बता दी है। किसी भी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। अगर विद्युतीय फ्लक्स पूछ देगा तो किसी भी विद्युत क्षेत्र रेखा, किसी भी विद्युत पृष्ठ में ना विद्युत बल रेखाएं गुजरने वाली संख्या को हम क्या कर देते हैं? विद्युतीय फ्लक्स कर देते हैं। याद रखिएगा, 2 नंबर में एग्जाम में पूछा जाता है, दोनों का परिभाषा सेम है। अगर चुंबक कहेगा तो चुंबकीय क्षेत्र यूज करेंगे, अगर विद्युत कहेगा तो विद्युतीय क्षेत्र यूज करेंगे। तो हम क्या कहेंगे बाबू? कहेंगे चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी तल से उसके लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को हम चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय फ्लक्स का सूत्र क्या होता है? क्या होता है? BDS cos थीटा। हम कहेंगे क्या? फाई इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट एस वेक्टर, या हम लिखेंगे BS cos थीटा। देखिए ये cos थीटा बताता है कि चुंबकीय फ्लक्स जो होता है एक अदिश राशि है। क्या होता है? एक अदिश राशि है। कहेगा कि चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होगा, तो हम क्या कहेंगे बाबू? वेबर, या फिर टेस्ला नहीं, सिर्फ वेबर कहेंगे। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है, टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। याद रखिएगा ना, टेस्ला किसका मात्रक होता है? चुंबकीय क्षेत्र का। अगर वेबर की बात करेगा तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व तो अगर कहेगा तब हम कहेंगे वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। बात समझ में आ रहा है ना? तो याद रखिए चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, तो वेबर कहेंगे। अगर कह देगा कि चुंबक तत्व में गॉस का नियम क्या होता है, बताइए, बोलिए। किसी पृष्ठ में चुंबकीय फ्लक्स की संख्या कम होती है, चुंबकीय गॉस का नियम कहते हैं। बहुत बढ़िया, ध्यान से समझिएगा कि किसी भी चुंबकीय पृष्ठ में ना कुल विद्युत फ्लक्स का मान क्या होता है? 0 होता है, जिसे हम चुंबकत्व में गॉस का नियम कहते हैं। कहेंगे किसी बंद पृष्ठ में से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है? 0 होता है, अर्थात B इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस B वेक्टर इनटू DS वेक्टर इज इक्वल टू 0 इसी को बोलते हैं चुंबकत्व में गॉस का नियम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भौगोलिक अक्ष किसे कहते हैं? बोलिए बाबू। किसी पृथ्वी के भौगोलिक रूप में उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव मिलाने वाली रेखा को भौगोलिक अक्ष कहते हैं। बहुत बढ़िया, ध्यान से समझिएगा। ये हमारा पृथ्वी है और ये उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव है। इनको मिलाने वाली जो रेखा होती है, इस रेखा को हम क्या कहते हैं? भौगोलिक अक्ष कह देते हैं। यानी कि पृथ्वी के भौगोलिक उत्तरी ध्रुव एवं भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा होती है, इसको हम क्या कहेंगे? भौगोलिक अक्ष कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भौगोलिक नीरज किसे कहते हैं? बोलिए बाबू। किसी पृथ्वी के भौगोलिक अक्ष के लंबवत खींचा गया वह मतलब जो पृथ्वी को दो अर्धगोलों में विभाजित करता है, उसे भौगोलिक अक्ष कहते हैं। बहुत बढ़िया, ध्यान से समझिए, और कुछ बताएगा। देखिए ये हमारा जो है ये ग्लोब है, ये उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव है, और इसको दो अर्धगोलों में विभक्त करने वाला जो अक्ष होता है इसको भौगोलिक नीरज बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? नीरज। ये दो अर्धगोलों में क्या कर दिया? बांट दिया।
तो इसको हम नीरज कर देते हैं। तो हम लिखेंगे क्या, भौगोलिक अक्ष के लंबवत, ये भौगोलिक अक्ष है, अक्ष के लंबवत तल में पृथ्वी के सतह पर, ये सतह है, खींचा गया वह अधिकतम या वह महत्तम वृत्त जो पृथ्वी के दो अलग अलग भागों में क्या करता है, विभाजित करता है ना, उसी को हम बोलते हैं भौगोलिक नीरज। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भौगोलिक यामोत्तर किसे कहते हैं, बोलिए बाबू। उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के लंबवत मिलाने वाली रेखा को भौगोलिक बहुत बढ़िया, बताइए। यामोत्तर का इसी स्थान पर भौगोलिक उत्तरी ध्रुव और भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा के लंबवत तल को भौगोलिक यामोत्तर कहते हैं। देखिए उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, ये उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव ना, हम क्या कहेंगे, देखिए किसी भी स्थान पर भौगोलिक उत्तरी व भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा में होकर गुजरने वाला लंबवत तल जो होता है वो भौगोलिक यामोत्तर कहलाता है। अगर ये उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव है और इसके ये लंबवत है, ध्यान से समझिएगा, ऐसे आप देखते होंगे ऐसे पृथ्वी बटा हुआ रहता है, तो ये भौगोलिक उत्तर है, ये भौगोलिक दक्षिण है, इनको मिलाने वाली जो लंबवत रेखाएं होकर के गुजरती है, ये लंबवत रेखाएं होकर के गुजरती हैं, इसको बोलते हैं क्या, भौगोलिक यामोत्तर। क्या कहते हैं, भौगोलिक यामोत्तर कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं दिक्पात कोण किसे कहते हैं, बोलिए बाबू। चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच बना वह न्यून कोण को ही दिक्पात कोण। बहुत बढ़िया, ध्यान से समझिएगा, ये उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव ये मिलाने वाली रेखा ये हो गया, और इसके बगल में इस तरह से होता है हमारा चुंबकीय, ये साउथ पोल होता है, ये नॉर्थ पोल होता है, इसके बीच में ये जो कोण बनता है, इस कोण को हम लोग बोलते हैं दिक्पात कोण। यानी कि ये हम कहेंगे भौगोलिक उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव तथा चुंबकीय उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव के बीच में जो कोण बनता है, उस कोण को हम क्या कहते हैं, दिक्पात कोण कहते हैं। याद रखिए, किसी भी स्थान पर चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच में जो कोण बनता है, उस कोण को ही हम क्या कहते हैं, दिक्पात कोण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नति कोण किसे कहते हैं, नति कोण अथवा नमन कोण किसे कहते हैं, कोई बताएगा। नति कोण ध्यान से समझिएगा, कहेंगे कि नति कोण वह कोण है जो चुंबकीय यामोत्तर में पृथ्वी को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा क्षैतिज दिशा के साथ जो कोण बनाता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा क्षैतिज दिशा के साथ जो कोण बनता है, उस कोण को हम लोग क्या बोलते हैं, नति कोण। किसी भी चुंबकीय क्षेत्र की ना दिशा और क्षैतिज दिशा के साथ जो कोण बनता है उसे हम क्या कहते हैं, नति कोण कहते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक का सूत्र क्या होता है, क्या होता है, BH इज इक्वल टू BE cos थीटा कहेंगे। क्या कहेंगे, BH इज इक्वल टू BE cos थीटा कहेंगे। ये हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड है, यानी कि क्षैतिज घटक में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो होगा वो BE cos थीटा। B क्या होता है, वो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। नेक्स्ट की बात करते हैं, ये ऊर्ध्व घटक की बात करते हैं। ऊर्ध्व घटक, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्व घटक का सूत्र क्या होता है बाबू, हम कहेंगे क्या, BV बराबर B sin थीटा। BV का मतलब होता है वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड BH का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि क्षैतिज दिशा में ना ये चुंबकीय क्षेत्र की चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा, और ये BV का मतलब होता है ऊर्ध्व दिशा में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, देखिए पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की क्षैतिज घटक, ऊर्ध्व घटक तथा नति कोण के बीच में संबंध क्या होगा, यानी थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स BV बाय BH। क्या कहेंगे, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स BV बाय BH।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण का सूत्र क्या होता है? क्या होता है? देखिए परिमाण जब भी निकालेगा तो हम B = √BB² प्लस BH² कहेंगे क्या? B बराबर √BH² प्लस BB²। याद रखिएगा ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण है। ये विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो है वो पृथ्वी का है और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का तीव्रता का परिमाण √ हम कर लेते हैं BH² प्लस BB²। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, उदासीन बिंदु किसे कहते हैं? उदासीन बिंदु आप बताइए। किसी क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है, अर्थात उस जगह पे विद्युत क्षेत्र की रेखाएं नहीं गुजरती हैं, जिससे उदासीन बिंदु कहते हैं। बहुत बढ़िया। देखिए जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं नहीं गुजरती हैं वहां पर चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो शून्य होता है, और जब चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है तब उस बिंदु को बोलते हैं उदासीन बिंदु ना। क्या कहेंगे? जिस बिंदु पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र का मान शून्य होता है ना, अर्थात उन बिंदुओं से कोई चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं नहीं गुजरती हैं, तब उस बिंदु को हम क्या बोलते हैं? उदासीन बिंदु बोलते हैं। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व किसे कहते हैं? कोई बताएगा बाबू? बताइए, खाली पूरी मारिएगा आप लोग, पढ़ाई होगा, एग्जाम नजदीक आ रहा है खूब। हाँ 4 दिन खूब कुड़िए मार रहा है बच्चा सब। पढ़ाई पर भी ध्यान जरूरी है और कुड़ी पर भी। हाँ बोलिए। देखिए चुंबकीय फ्लक्स घनत्व को अगर हमें परिभाषित करना होगा तो प्रति एकांक क्षेत्रफल पर चुंबकीय फ्लक्स की मात्रा को चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कहते हैं। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व B = π/a होता है। याद रखिएगा, किसी चुंबकीय पदार्थ के अंदर चुंबकीय प्रेरण रेखाओं कि वह संख्या जो लंबवत स्थित एकांक क्षेत्रफल से गुजरती है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कहते हैं। या फिर इसको आप ऐसे भी परिभाषित कर सकते हैं कि एकांक क्षेत्रफल में कुल चुंबकीय फ्लक्स की मात्रा को हम चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कहते हैं। एकांक क्षेत्रफल में कुल चुंबकीय फ्लक्स की मात्रा को हम चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कहते हैं। और चुंबकीय फ्लक्स घनत्व को क्या चीज से डिनोट करते हैं? B से डिनोट करते हैं। B = π/a होता है। कभी कभी पूछ देता है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का सूत्र क्या होगा, तो क्या कहेंगे? B = π/a। अगर आप इस फॉर्मूले को याद रखते हैं B = π/a, देखिए B जो होता है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व है, B जो होता है चुंबकीय क्षेत्र होता है, B जो होता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। अलग अलग नाम से जाना जाता है, घबराने की जरूरत नहीं है, सबका परिभाषा एक है। अलग अलग स्थितियों में इसकी परिभाषा हम दे सकते हैं। तो B = π/a हम परिभाषित करना होगा तो एकांक क्षेत्रफल में कुल चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, कुल चुंबकीय फ्लक्स के मान को ही हम चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कहते हैं, अर्थात B = π/a। अगर इसका मान लेते हैं चुंबकीय फ्लक्स कौन सी राशि है? तो सदिश राशि। जैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, उसी तरह से चुंबकीय फ्लक्स घनत्व भी एक सदिश राशि है, या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी सदिश राशि है, या चुंबकीय क्षेत्र भी सदिश राशि है, सब एक ही है V। याद रखिएगा कि यह एक सदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का SI मात्रा क्या होगा? इसका मीटर होता है तो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर या फिर टेस्ला होता है। याद रखिएगा, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर अथवा टेस्ला होता है। बात समझ में आया? कोई डाउट है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का सीजीएस मात्रा क्या होगा? गाउस। क्या कहेंगे? चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का सीजीएस मात्रा क्या होता है बाबू? गाउस। देखिए टेस्ला जो होता है विद्युत क्षेत्र की या चुंबकीय क्षेत्र का जो होता है SI मात्रा होता है, लेकिन सीजीएस की मात्रा करेंगे तो गाउस होता है। उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि कमेंट करने से आपको जो ज्ञान नहीं होता है वो ज्ञान में वृद्धि भी होता है। गलतियां होती है तो सीखने को भी मिलता है, इसलिए गलती करिए, लेकिन ऐसा गलती मत करिए कि शिकायत सुनने को मिले। पढ़ाई वाला गलती करिए। याद रखिए, पढ़ाई में जो गलती करता है तो जल्दी सीखता है, जो गलती नहीं करता है वो जल्दी सीखता नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए, और नए व्यूअर हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए।
और इसे अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चुंबकीय द्विध्रुव के कारण किसी अच्छी स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होगा? हम लोग पढ़े हैं ना, फिर से देख लेते हैं। V बराबर V0/4 into 2m/r3। याद रहेगा ना, भूलिए मत। भले ये क्वेश्चन को 4 बार पढ़ना पड़े लेकिन भूलना कभी नहीं है। अगर अच्छी स्थिति में अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछ दिया जाएगा तो क्या कहेंगे? E बराबर V0/1/4 into 2p/r3। याद रखिएगा। अब हम बात करेंगे चुंबकीय द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होगा? कहेंगे V = V0/4 into m/r3। अगर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के जगह पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछ देगा तो E = 1/4 into p/r3 हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किसे कहते हैं? इसे कहते हैं कहिए। हाँ, या फिर हम कहेंगे वे काल्पनिक रेखाएं जो क्या करता है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को अविरत प्रदर्शित करता है। हम कह देते हैं ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। किसी चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं जो होती है, चुंबकीय बल रेखाएं, वे काल्पनिक रेखाएं होती है जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को क्या करती हैं? अविरत प्रदर्शित करती है। अगर हम बात करते हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखा के गुण, तो फिर यहाँ पर भी 2 गुण वही हम जो इसके पहले बताए हैं कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर जाती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं नजदीक जो होती है वो प्रबल होती है और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं दूसरे लंब। हाँ, याद रखिएगा। हम कहेंगे चुंबकीय बल रेखाएं सदैव उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर जाती हैं और नजदीक जो होता है चुंबकीय क्षेत्र प्रबल को दर्शाता है और जो दूर होती है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं दुर्बल को दर्शाती है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बाबू, चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं, क्यों? क्योंकि कटान बिंदु पर 2 स्पर्श रेखाएं होंगी जो कि नहीं है। तो कहेंगे कि चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं ना, यदि वे काटती हैं तो उनके कटान बिंदु पर 2 स्पर्श रेखाएं होंगी, अर्थात उस बिंदु पर 2 चुंबकीय क्षेत्र की दिशाएं होंगी जो कि असंभव है। देखिए ये क्वेश्चन को जितना बार आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको मजा देगा, क्योंकि आपको प्रैक्टिस करते करते याद हो जाता है तो पढ़ने में और मजा देता है। अगर याद नहीं रहता है तो वो बोरियत लगता है, इसलिए उसको प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। यदि आप प्रैक्टिस करिएगा तो ये जिंदगी में कभी नहीं भूलिएगा। और क्वेश्चन बैंक में झांकिएगा, ये हर साल हमेशा क्वेश्चन पूछा हुआ है, याद रखिए। कभी विद्युत के रूप में बन करके आता है, कभी चुंबक के रूप में बन के आता है, लेकिन परिभाषा दोनों के लिए सेम है। जहाँ विद्युत कहेगा विद्युत कर देंगे, जहाँ चुंबक कहेगा तो चुंबक कर देंगे। बात समझ में आ रहा है ना? चुंबकीय फ्लक्स किसे कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं ना। चुंबकीय क्षेत्र में किसी तल से उसके लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को उस तल से बल क्या कहेंगे? चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। और देखिए अब ये हम लोग का खत्म हो गया और जाते जाते पॉजिटिव थॉट जरूर कहेंगे कि सब कुछ खो देने के बाद भी उम्मीद नहीं खोनी चाहिए। याद रखिएगा, कुछ भी खो जाए लेकिन उम्मीद नहीं खोना चाहिए। हमें उम्मीद ये है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा से पूरा देखिएगा और अधिक से अधिक शेयर करिएगा, ताकि आप जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो एग्जाम में टॉप करिए, यही उम्मीद है। और आपका भी उम्मीद लगा हुआ कि आप क्लास 12 में टॉप करिएगा, अच्छा से एग्जाम दीजिएगा। तो फिर हम लोग मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।